फंक्शनल लेयर होती है। अब एंडोमेट्रियम को मोस्ट फंक्शनल लेयर हम क्यों बोलते हैं? कोई बताएगा क्यों बोलते हैं? मैम वहाँ बच्चा ग्रो करता है मैम, ग्रो करने लगती है। रीना दोबारा बोले आप। एंडोमेट्रियम लेयर जो है हर मंथ गिरती है टूटकर और फिर से वो ग्रो करने लगती है। मैम वहाँ पे बच्चा ग्रो करता है और वहाँ पे बच्चे को न्यूट्रिएंट्स मिलता है। बिल्कुल सही है, आप सब लोगों का आंसर बिल्कुल सही है। एंडोमेट्रियम को मोस्ट फंक्शनल लेयर हम इसीलिए बोलते हैं क्योंकि एक लौती वो ऐसी लेयर है जो हर महीने, क्योंकि लेडी को मेंसेस जब आते हैं वही एंडोमेट्रियम जो है वो झड़ के नीचे गिरती है, ब्लीडिंग के फॉर्म में बाहर आती है, ठीक है। और वहीं पे जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो वो प्रेगनेंसी के दौरान ग्रो करती जाती है, थिक होती जाती है और एक कुशनिंग या बेडिंग बना देती है, ठीक है, जिसमें कि बच्चा जो है वो प्रोटेक्टिव फॉर्म में रहता है और उसको पूरा न्यूट्रिशन जो है वो मिलना स्टार्ट होता है, ठीक है। इसीलिए हम इस लेयर को बोलते हैं सबसे ज्यादा फंक्शनल लेयर जो है यूट्रस की, दैट इज एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम यूट्रस की 3 लेयर्स होती हैं। फर्स्ट इज, अगर मैं अंदर से बाहर की तरफ बात करूं तो पहली लेयर होती है एंडोमेट्रियम, दूसरी कौन सी होती है? मायोमेट्रियम, वेरी गुड। थर्ड पेरीमेट्रियम, ठीक है। अब अगर हम इनमें से बात करें तो मस्कुलर लेयर कौन सी होती है? मसल की लेयर कौन सी होती है? मायोमेट्रियम। मायो का मतलब होता है मसल, ठीक है जी मैम। तो मस्कुलर लेयर की अगर हम बात करें वो होती है मायोमेट्रियम, क्लियर। अब मैं बताती हूँ कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में लेडी के मेंसेस आ रहे हैं, रेगुलर साइकिल है उसकी, ठीक है, ओव्यूलेशन हुआ और मेल पार्टनर जो होता है उसके हमने स्पर्म लिए, ठीक है, हेल्दी एक्टिव स्पर्म जो है वो हम लेते हैं, मोटाइल स्पर्म। ओवास जो हुए उसको हमने इन विट्रो लैब होती है इसकी, प्रॉपर जो है टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है और वहां पे ओवा को स्पर्म के साथ मीटअप करवाया जाता है, जो कि नॉर्मली बॉडी में होना चाहिए पर बॉडी में नहीं हो पा रहा किन्हीं कारणों की वजह से, तो उसको हम बाहर करवाते हैं ये पूरे प्रोसीजर को, ठीक है। अब जब वो इम्प्लांट वहां पे फर्टिलाइजेशन हो गया तो जब एम्ब्रियो फॉर्म हो गया तो हम उसको क्या करेंगे, इम्प्लांट कर देंगे। कहाँ इम्प्लांट करेंगे? जाके गर्भाशय में इम्प्लांट करेंगे। कौन सी लेयर पर? सुधीर कुमार ठाकुर जी म्यूट कर लें। कौन सी लेयर में हम इम्प्लांट करेंगे? एंडोमेट्रियम पे हम जाकर उसको इम्प्लांट करेंगे, ठीक है। ये मोटी मोटा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो मतलब जो बाहर किया जा रहा है और उसको हम इम्प्लांट करते हैं कुछ समय के बाद यूट्रस में, गर्भाशय में जो है हम उसको इम्प्लांट कर देते हैं। और कौन सी लेयर पे जाके इम्प्लांट होना चाहिए? वो होना चाहिए एंडोमेट्रियम। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज कि आजकल बहुत ज्यादा आईवीएफ का चलन हो चुका है, बट इसका सक्सेस रेट किन महिलाओं के साथ हमें देखने को मिलेगा? तो पहला, जिनका मेंस्ट्रुअल साइकिल हेल्दी और रेगुलर है, दूसरा जिनकी एंडोमेट्रियम हेल्दी है, तीसरा जिसमें ओव्यूलेशन जो है वो प्रॉपर हो रहा है और ओवा का साइज जो है वो एक एडिक्वेट साइज को अटेंड कर रहा है, ठीक है। तो ओवा का साइज कितना होना चाहिए एक हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए? कोई बताएगा? हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए एक ओवा का साइज कितना होना चाहिए? अगर कोई महिला आईवीएफ के लिए जा रही है मतलब बहुत बड़ी बात है, कहीं ना कहीं तो इश्यू आ रहा है। आईवीएफ में के लिए क्यों जा रही है? नॉर्मली ओवा का साइज कितना होना चाहिए एक हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए? इन जनरल बताइए, गलत भी बताएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं बताऊंगी आपको। 5 से 6 इंच। कोई भी एक जने बोले नहीं, प्लीज। आवाज नहीं आई मुझे। 5 to 6 इंच। एमएम में बात करें, एमएम में 0.1 mm से 2 mm तक क्यों? 0.1 mm। 0.1 mm। अच्छा, एंडोमेट्रियम की थिकनेस कितनी होनी चाहिए? क्या मेंसेस के दौरान पूरी एंडोमेट्रियम बाहर निकल जाती है ब्लीड करके, या कुछ बचती है अंदर? निकल जाती है, पूरी निकल जाती है? नो मैम, कुछ तो इन्फेक्शन बची रहती है ना उसमें। बचती है, कितने एमएम तक बचती है? अप्रोक्सीमेटली 1। हाँ जी, कौन बोल रहा है?
मैम एंडोमेट्रियम में भी 2 पार्ट्स होते हैं लेयर के, तो जो हाँ। फंक्शनल लेयर होती है उसमें वो निकल जाती है, शेष बच बिल्कुल सही। जाती है फिर से ग्रो करने के लिए। अप्रोक्सीमेटली 1 mm तक जो है, 1 से लेके 2 mm तक की थिकनेस जो है वो रिमेन रहती है, पूरी कभी भी नहीं झड़ेगी। अगर पूरी झड़ गई तो फिर वो रीजनरेट कैसे होगी? ठीक है, तो 1 से लेके 2 mm की थिकनेस जो है आफ्टर मेंसेस जो है वो बची रहती है, जो कि रीजनरेट होके अप्रोक्सीमेटली 6 to 7 mm तक जो है मेंसेस के दौरान वो पहुंचना स्टार्ट होती है, और प्रेगनेंसी के दौरान वो और ज्यादा एक्सटेंड करके उसकी थिकनेस बढ़ जाती है और बढ़ जाएगी। अगर ओवा की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली कितना होना चाहिए रीना? इसका आइडिया नहीं है वैसे। नहीं है, किसी और को? मैम थिकनेस कितनी होनी चाहिए नॉर्मल प्रेगनेंसी के टाइम? किसकी? एंडोमेट्रियम की मैम। एंडोमेट्रियम की थिकनेस, एंडोमेट्रियम की थिकनेस मेंसेस के दौरान, मैंने बोला कि जब मेंसेस आने वाले होते हैं तो वो 7 mm के अप्रॉक्स जो है वो पहुंच जाती है। प्रेगनेंसी के दौरान ये और ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है, क्योंकि पूरे 9 महीने वहाँ पे ब्लड का सर्कुलेशन कंटिन्यूअसली बढ़ता जा रहा है और हार्मोनल सप्लाई जा रही है, तो उसकी थिकनेस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इसका सबसे अच्छा, आप लोगों ने किसी प्रेग्नेंट लेडी की सोनोग्राफी रिपोर्ट देखी है? सोनोग्राफी रिपोर्ट देखी है? ठीक है, तो उसकी थिकनेस लिखी होती है। राजेंद्र आप कुमार लोग जी, ध्यान आप से लाइन म्यूट कर लीजिए प्लीज। क्या- जिनके भी मेरे माइक में ऑन तो है, हर लेडी में अलग अलग होती होगी ना, हर किसी का तो अलग अलग रहता है, मतलब शरीर भार वजन के हिसाब से एंडोमेट्रियम लेयर की थिकनेस रहेगी। नहीं ऐसा है कि सबकी थिकनेस जो है एक रेंज होती है, मेडिकल फील्ड में एक रेंज की हम बात करते हैं। अगर हम हीमोग्लोबिन की बात करें, ब्लड रिपोर्ट देखिए सबने, राजेंद्र कुमार सर माइक और वीडियो दोनों म्यूट कर दिए। राजेंद्र कुमार सर माइक और वीडियो दोनों अनम्यूट कर दीजिए, आप डिस्टर्ब हो रहे हो। मैम ऑल म्यूट कर दीजिए प्लीज, ये मानेंगे नहीं मैम, ऑल म्यूट कर म्यूट दीजिए। है सबका, किसका ऑन है? मैडम रिमूव कर दीजिए क्लास में से इनको। राजेश गुर्जर जी लोग म्यूट नहीं है। राजेंद्र जी दूसरा क्लास भी डिस्टर्ब किया है। मैडम क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा एक बार प्लीज। मेडिकल फील्ड में एक रेंज की हम बात करते हैं, जैसे इन्होंने बोला कि एंडोमेट्रियम की थिकनेस जो है वो हर महिला की अलग अलग रहेगी, हर फीमेल की अलग अलग रहेगी, ठीक है। तो एक रेंज की हम बात करते हैं, तो हीमोग्लोबिन का रेंज कितना होना चाहिए? एक स्टैंडर्ड पैरामीटर है जो गवर्नमेंट ने बनाया है या WHO ने बनाया है, पता है आप लोगों को? 12 से 14। 11 से 14 होना चाहिए मैडम, 11 से 14% होना चाहिए। 12 से 17 ग्राम होना। 11.5 से 16.5। 12 से 16.5। इंडियन विमेन का कितना होना चाहिए नॉर्मल? 14 से 11.5 महीना बोल देंगे। नो मैम 1 to 4 mm। एनीमिया कब बोलेंगे? खून की कमी कब बोलेंगे? 4 to 5 अगर आया तो बोलते मैम। 12 मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? रेंज की बात कर। ये किसी का माइक ऑन है प्लीज, इको कर रहा है वो बहुत ज्यादा। 11 ग्राम % से अगर कम होती है तो उसको एनीमिया माना जाएगा मैडम। 11 से कम होता है तो ऐसा? जी मैम। कंफर्म? नहीं मैम, 6-7 रहे तो भी बोलते मैम, 6-7। वॉइस ब्लर हो रहा है। ये रविंद्र जैन और मनोज कुमार गुप्ता को मैम नॉर्मल रेंज बताइए पहले। हीमोग्लोबिन का रेंज अगर मैं इंडियन पैरामीटर के हिसाब से बात करूं तो नॉर्मल इंडियन विमेन का जो हीमोग्लोबिन अगर 10 भी है तो वो नॉर्मल माना जाएगा, ठीक है। 10 है तो उससे 1 सेकेंड आप होल्ड करिए। वशिष्ठ जी नमस्कार। चलो मैडम आ गई है, चलो नमस्कार जी, सलाम दुआएं बाद में करिएगा, ठीक है। नॉर्मल अगर हीमोग्लोबिन की हम बात करें तो वो 10 से लेकर
14 तक जो है वो नॉर्मल एक रेंज मानी जाती है। वो लैब टू लैब किट कौन सी यूज करिए उसके अकॉर्डिंगली वेरी करता है, ठीक है। हर लैब रिपोर्ट की एक रेंज आपको डिफरेंट मिलेगी, लेकिन 10 अगर आ रहा है तो उसे आप नॉन एनीमिक मानेंगे, उसका लो हीमोग्लोबिन नहीं है, उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं स्टार्ट करते। प्रेगनेंसी के दौरान कितना मैं एंडोमेट्रियम पे आ रही हूँ दोबारा से, कितना एंडोमेट्रियम की थिकनेस होनी चाहिए, तो एक रेंज दी गई है यहाँ पे 18 से लेके 15 अप्रोक्स एक रेंज दी गई है। इस रेंज के बीच में अगर आ रही है थिकनेस तो वो नॉर्मल मानी जाएगी, लेकिन इस रेंज से कम जा रही है अब हम नॉर्मल। मनोज कुमार गुप्ता माइक म्यूट करे पहले आप। नहीं कर पाएगी मनोज कुमार जी क्यों कर ले आप लोग। मैम उन दोनों को निकाल दीजिए मैडम, वहाँ से आप म्यूट कर दीजिए मैडम। ये जो लोग नहीं सुन रहे हैं ना, इनको म्यूट कर दीजिए वहीं से आपके यहाँ। मैडम मैं मानती नहीं मैडम, आपको ये एडिट कर देंगे आपको, ये मानती नहीं है मैडम। इसको क्लास से रिमूव कर दीजिए आप प्लीज। मैडम उनको रिमूव कर दीजिए प्लीज। मैं आगे कंटिन्यू रखूं। रविंद्र चौहान कुछ पूछना चाहते हैं? नो मैडम। ठीक है, देखिए अगर आप लोगों को मेरी क्लास में नॉलेज लेना चाहते हैं, मेरा नॉलेज आपको शेयर कर रही हूँ मैं, तो आप लोग सभी सारे स्टूडेंट प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करें और मेरे साथ भी कोऑर्डिनेट करें। रविंद्र चौहान के माइक अभी भी अनम्यूट है। माइक अभी भी चालू है मैडम, उनको रिमूव कर दीजिए, उनको समझ में नहीं आते। अगर आप सब लोग डिस्टर्ब करेंगे तो कोई भी नॉलेज नहीं मिल पाएगी, बता रहे हैं सर, है ना। सब लोग म्यूट करके रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए सर, डिस्टर्बिंग ना हो। रिकॉर्डिंग हो रही है सर। ये सारे धनराज सर के शो पे आएंगे। ये धनराज की क्लास में भी नाटक करते थे और रिमूव कर देते। मैडम आप भी रिमूव करो इनको। किसको करना है? जिनका माइक अनम्यूट है, जिनका माइक अनम्यूट है उनको रिमूव कर दो। म्यूट हो गया है, सबका म्यूट हो गया है। आज हमने हमारी इंट्रोडक्टरी क्लास है, आईवीएफ के बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता रही थी, तो प्लीज थोड़ा शांति के साथ अपने क्वेश्चन आप एक एक करके मुझसे पूछिए। मैं सारे क्वेश्चन का आंसर दूंगी आपको, बिल्कुल भी मना नहीं करूंगी, ठीक है। तो आप अगर चाहते हैं कि मैं सारे प्रश्नों का उत्तर दूं तो आप लोग शांति पूर्वक क्लास को अटेंड करें, ठीक है। क्लियर? मैं कंटिन्यू करती हूँ। तो एंडोमेट्रियम की थिकनेस कितनी होनी चाहिए? अप्रोक्सीमेटली 8। मिनिमम टू मैक्सिमम रेंज की हम बात करते हैं। आप कोई भी रिपोर्ट देखेंगे उसमें रेंज लिखी होती है जो कि मिनिमम से लेके मैक्सिमम की तरफ जाती है, ठीक है। अगर मिनिमम हम बोले हीमोग्लोबिन की तो मिनिमम 10 होना चाहिए और मैक्सिमम जो है वो 14-15 की रेंज जो है वो दी जाती है। वो मिनिमम टू मैक्सिमम का क्राइटेरिया। एंडोमेट्रियम की थिकनेस की अगर हम बात करें तो मिनिमम टू मैक्सिमम रेंज अगर हम देखेंगे तो 8 mm से लेके 15 mm तक जो है वो एक थिकनेस जो है वो रेंज में आती है, और इस थिकनेस को अगर वो मेंटेन करती है प्रेगनेंसी उसकी हेल्दी रहेगी। लेकिन अगर किसी महिला की एंडोमेट्रियम की थिकनेस बहुत ज्यादा पुअर है या 8 mm से भी कम है, 6 mm है, 5 mm है, तो उसकी प्रेगनेंसी आगे बहुत लंबे समय तक या 9 मंथ तक जो है वो कंटिन्यू नहीं हो पाएगी, और कई बार महिला की प्रेगनेंसी जो है वो एबॉर्शन में कन्वर्ट हो जाती है, टर्मिनेट हो जाती है उसकी प्रेगनेंसी अपने आप। मिसकैरेज का टर्म जो हम यूज करते हैं। क्लियर? अगर हम मैं ओवा की बात करूं कि एक हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए एक ओवा का साइज कितना होना चाहिए? 23 से 28 mm मैडम। कितना होना चाहिए? अप्रोक्सीमेटली 22 से लेके 24 mm तक जो है वो एक ओवा, हेल्दी ओवा का साइज जो है वो होना चाहिए फॉर हेल्दी प्रेगनेंसी, ठीक है। हेल्दी बेबी के लिए या प्रॉपर फर्टिलाइजेशन होने के लिए एक रेंज दी गई है, इतना रेंज होना चाहिए। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको पता होना चाहिए कि कोई लेडी कंप्लेन लेकर आ रही है कि वो कंसीव नहीं कर पा रही है, शादी का बहुत लंबा समय हो चुका है, सारी रिपोर्टें नॉर्मल आ रही हैं, हस्बैंड में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका स्पर्म काउंट नॉर्मल आ रहा है, मोटिलिटी नॉर्मल आ रही है, तो फीमेल में का ट्यूब भी कोई ब्लॉक नहीं है, मेंसेस उसकी रेगुलर है, तो इस दौरान आप कौन सा रिपोर्ट उसको एडवाइस कर सकते हैं जिससे हमें उसकी प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो रही है कारण पता चल सके, कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ सकती है। उसकी सोनोग्राफी रिपोर्ट एब्सोल्युटली नॉर्मल है, बताएंगे क्या रिपोर्ट हम करवा सकते हैं? मैं ही बताती हूँ, आप लोग अनम्यूट मत करना, ठीक है, मैं बताती हूँ। तो यहाँ पे हम करते हैं
ओव्यूलेटरी स्टडी हम करवाते हैं, ठीक है। ओवा से ओव्यूलेशन प्रॉपर हो रहा है कि नहीं, ओवरी से ओव्यूलेशन प्रॉपर हो रहा है कि नहीं, अंडाशय से अंडे प्रॉपरली रिलीज हो रहे हैं कि नहीं, उसका एक प्रॉपर साइज में वो जा रहा है कि नहीं जा रहा है, उसकी हम स्टडी करवाएंगे, ठीक है। उसके लिए हमें कब से शुरू करवाना पड़ेगा, तो ऐसी महिलाएं जिनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल एकदम रेगुलर है, क्लियर, मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर। राजेंद्र कुमार मिसारे, आप माइक म्यूट करें। हर क्लास में डिस्टर्ब करते हैं, इनको म्यूट, इनको निकाल देना चाहिए। मैडम इनको रिमूव कर दीजिए प्लीज, ये ऐसा नहीं सुधरने वाले। कौन बोल रहा है ये, सब किसी के नहीं मैडम, एक बार समझा दीजिए, ये नए स्टूडेंट है, मैं उनकी कंप्लेंट कर दूंगी। एक बार समझा दीजिए मैडम, ये नए स्टूडेंट है, इनको एक बार समझा दीजिए, हो सकता है उन्हें मालूम ही ना हो। कौन है मुझे नाम बताइए, किसके साथ? राजेंद्र कुमार मिसारे, राजेंद्र कुमार मिसारे। राजेंद्र कुमार जी, आप अनम्यूट करें राजेंद्र कुमार जी। हाँ मैडम, म्यूट हो गए। ये मिसारे जी का तो हर एक क्लास में ऑडियो और वीडियो दोनों म्यूट करने को बोलिए उनको। इधर सबके ही ऑफ हैं, यहाँ से तो सभी के ऑफ दिखा रहे हैं। हाँ आप हो गई मैडम। प्रमोद कुमार गुप्ता जी, अपना वीडियो ऑफ कर लीजिए, ठीक है। अगर इस तरीके से आप करेंगे तो आप लोग नॉलेज नहीं ले सकते हैं। क्या चाहते हैं आप लोग, खुद डिसाइड करें। मैडम 2-4 का वजह से सबको डिस्टर्ब होते हैं मैडम, ये 2-3 लोग ऐसे डिस्टर्ब करते हैं, इसलिए उन लोगों को निकाल देना चाहिए। ठीक है, आप मुझे इन लोगों के नाम का जरा मुझे व्हाट्सएप कर देना। वशिष्ठ जी, गुप्ता जी। यस मैम। आप मुझे जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है जिनकी वजह से, आप प्लीज मुझे उनका नाम व्हाट्सएप कर दीजिएगा, तो फिर मैं देखती हूँ आगे हम क्या कर सकते हैं इनके लिए। ओके मैम, ठीक है। तो अभी मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, कंटिन्यू करते हैं। आप लोग टॉपिक से डाइवर्ट करवा देते हैं, फिर बोलते हैं कि टॉपिक रह गया हमारा। हाँ, ओव्यूलेटरी स्टडी हमें करवाना है। तो ओव्यूलेटरी स्टडी हम कब से करवाएंगे, किसी महिला की प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो रही है, वो इनफर्टाइल क्यों है, बांझपन से क्यों सफर कर रही है वो। तो एक इशू आ सकता है कि उसके अंडे ही प्रॉपर रिलीज नहीं हो रहे, ओवा का रिलीज प्रॉपर नहीं हो रहा, ओव्यूलेशन ही प्रॉपर नहीं हो रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो हम ओव्यूलेटरी स्टडी करवाएंगे। अब ओव्यूलेटरी स्टडी, अगर आपकी क्लिनिक पे कोई पेशेंट आ गई है कंप्लेन लेकर, तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे ओव्यूलेटरी स्टडी कब से इस महिला की शुरू करवानी है और कब खत्म करवानी है, ठीक है। तो आप सभी को पता होगा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जब हम पढ़ते हैं तो 28 दिन की साइकिल होती है, ठीक है। नॉर्मल 28 डेज की साइकिल होती है। ओव्यूलेशन जो है वो 14 डे से स्टार्ट होता है, 14 डे पे हो जाता है ओव्यूलेशन। अंडा जो है वो ओवरी से रिलीज हो जाता है, कब होता है, 14वें दिन पे, 14th डे पे ओव्यूलेशन हो जाता है, एंड इट इज रेडी टू मीट अप विद द स्पर्म। स्पर्म से मीट अप करने के लिए वो तैयार हो जाता है, और ये एक विंडो पीरियड होता है, एक प्रॉपर पीरियड होता है फॉर फर्टिलाइजेशन, क्लियर, प्रेगनेंसी होल्ड करने के लिए। तो हमें ओव्यूलेटरी स्टडी करवानी है मेंसेस खत्म होने के 5th डे पे, मेंसेस उसके स्टॉप हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, 9th डे से, 9वें दिन से, कब से, 9th डे से हम स्टार्ट करेंगे, 10th डे पे बुलाएंगे, फिर 11th डे पे बुलाएंगे, फिर 12th, 13 और फिर 14 डे पे हम बुला के देखेंगे। इसके लिए हम सोनोग्राफी की मदद लेते हैं। आप उसको बुला के सिम्टम पूछ के नहीं पता चलेगा कि ओव्यूलेशन हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। तो सोनोग्राफी जब होती है, यूट्राइन सोनोग्राफी की जाएगी, गर्भाशय की सोनोग्राफी की जाएगी, जिसमें फेलोपियन ट्यूब को भी देखा जाएगा, ओवरीज को भी देखा जाएगा, और उसमें हर डे हमें पता चलेगा कि ओवा का साइज कितना बड़ा हुआ है, प्रॉपरली वो ग्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अब वो रिलीज हुआ है कि नहीं हुआ है। तो जब सोनोलॉजिस्ट बोल देता है कि हाँ, ओवरी से ओवा रप्चर होके रिलीज होने वाला है और वो रप्चर भी होने वाला है, तो ये एक सही समय है जहाँ पे महिला जो है वो गर्भ को धारण कर सकती है, प्रेगनेंसी जो है वो होल्ड कर सकती है, ठीक है। तो ये आपको टाइम पीरियड पता होना चाहिए। इसमें सोनोलॉजिस्ट आपकी बहुत अच्छी मदद करते हैं, जिसे हम बोलते हैं ओव्यूलेटरी स्टडी। 9th से लेके 14 डे तक हम इसको स्टडी करवाते हैं। हर डे हम सोनोलॉजिस्ट के पास लेडी को भेजते हैं फॉर सोनोग्राफी, ठीक है, जिसमें कि ओवरी से ओवा का मेजरमेंट, साइज, ग्रोथ हम देखते हैं हेल्दी है या नहीं। अगर किसी महिला के ओव्यूलेशन में प्रॉब्लम आती है, ओव्यूलेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, ओवा प्रॉपरली मैच्योर नहीं हो पा रहा है, एक साइज को अटेंड नहीं कर पा रहा है, तो उस कंडीशन में डॉक्टर जो है फिर ओव्यूलेशन के लिए ट्रीटमेंट स्टार्ट करती है, और ट्रीटमेंट देने के बाद
ओवा जो है हेल्दी ओवा हो जाता है और उसकी इनफर्टिलिटी जो है वो चली जाती है, फिर लेडी प्रेगनेंसी होल्ड कर लेती है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? कोई एक अनम्यूट करके बोल सकता है। गुप्ता जी क्लियर है यहाँ? यस मैम। सबको क्लियर है? यस मैम। ठीक है, क्लियर? तो IVF में ये सारी चीजें रिस्पॉन्सिबल होती है। बाहर फर्टिलाइजेशन करवा के अंदर उसको इम्प्लांट करते हैं, प्रॉपर रेस्ट दिया जाता है। 1 अटेम्प्ट, कई बार ट्विन प्रेगनेंसी हो जाती है, ट्रिपलेट्स हो जाते हैं। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है। टेस्ट ट्यूब बेबीज का नाम सुना होगा आप लोगों ने। तो इसी तरीके से बहुत सारी चीजें जो हैं वो आजकल चल रही हैं। AI, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हम किस केस में करवाते हैं? जहां पे मेल पार्टनर में इजैकुलेशन की इश्यूज आ रहे हैं, इजैकुलेशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, या पहले ही स्पर्म रिलीज आउट हो जाता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो वहां पे हम क्या करते हैं? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की प्रोसीजर जो है वो अडॉप्ट करते हैं, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन होता है और लेडी जो है वो कंसीव कर लेती है। क्लियर यहाँ तक सबको? ये सारे कुछ नई टर्मिनोलॉजीज हैं, कुछ नई मेथड्स जो हैं वो आजकल यूज की जा रही हैं। फिर नेक्स्ट है जो सबको पता है कि सैरोगेसी का हेल्प लिया जा रहा है। ठीक है, सैरोगेसी का हेल्प हम कब लेते हैं? जहां पे फीमेल पार्टनर में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इनफर्टाइल है, यूट्राइन डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हुआ है, ट्यूबल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वहां पर कई बार IVF अगर फेल हो जा रही है तो दे विल गो फॉर, या वहां पर जो है वो सैरोगेसी की मदद ली जाती है। या कई बार ऐसा होता है कि किसी रीजन, मेंटल हेल्थ इश्यूज की वजह से महिला जो है वो प्रेगनेंसी को होल्ड नहीं कर पा रही है, प्रेग्नेंट तो हो रही है पर उसकी प्रेगनेंसी पूरे 9 महीने जो चलनी चाहिए थी वो पूरे 9 महीने ना चल के बीच में ही टर्मिनेट हो जा रही है, मिसकैरेज हो जा रहा है। तो ऐसे कंडीशन में दोनों पार्टनर का डिसीजन से सैरोगेसी जो है वो अडॉप्ट की जाती है, जहाँ पे फीमेल का और मेल की हेल्प से वहां पे इम्प्लांटेशन जो है वो ओवरी यूट्रस में जो है वो कर दिया जाता है। और पूरी, अब इसके लिए बहुत अच्छा एग्जांपल अगर किसी को सैरोगेसी समझना है, मिम्मी मूवी देखी है सबने? नो मैम। बिल्कुल, सैरोगेसी अगर समझना है तो मिम्मी मूवी देख लेना जाके। ठीक है, उसमें पूरा बहुत अच्छे से प्रोसीजर भी एक्सप्लेन किया गया है। जब आप मूवी देखते हैं तो एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से मूवी को देखा करें। ठीक है, एंटरटेनमेंट तो ठीक है, एजुकेशनल भी होता है। तो मिमी मूवी जब आप देखेंगे तो उसमें सैरोगेसी क्या होती है, किस तरीके से सैरोगेसी का प्रोसीजर होता है, लीगल क्या इश्यूज आते हैं, वो सारी चीजें जो हैं वो उसमें एक्सप्लेन की गई हैं। आप उसको समय निकाल के, अगर किसी के पास नहीं समय है तो ब्रेक कर करके उसको देखें, आपको सैरोगेसी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी कि सैरोगेसी क्या होती है। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि कई बार आपने सुना होगा कि प्रेगनेंसी के दौरान हमें कुछ चेकअप जो है वो रूटीनली करने होते हैं लेडी के। जैसे लेडी का वेट चेकअप करना जरूरी है, दूसरा उसकी हाइट चेक करना जरूरी है फर्स्ट विजिट पे, तीसरा ब्लड शुगर हम चेक करते हैं, चौथा कोई वायरल डिसीजेस तो नहीं है, ठीक है, जैसे गोनोरिया, ये तरीके के कोई STD रिलेटेड इन्फेक्शन तो नहीं है लेडी को, चौथा उसका BP कितना रह रहा है, ठीक है, ब्लड प्रेशर कितना रह रहा है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट कि उसका हीमोग्लोबिन की रेंज कैसी चल रही है। ठीक है, अब एक एक चीज को हम देखना या पढ़ना शुरू करते हैं। लेडी का वेट प्रेगनेंसी के दौरान चेक करना क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है? कोई भी एक अनम्यूट करेगा, सब नहीं करेंगे, एक एक करके प्लीज बोलें। तो मैं बताती हूँ अगर किसी को नहीं पता है तो। लेडी का वेट चेक करना इसीलिए जरूरी है कि प्रेगनेंसी के दौरान लेडी का 3 ट्राइमेस्टर की बात करिए, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड, थर्ड, 3-3 महीने के होते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में लेडी का इतना कोई मेजर वेट गेन नहीं होता है। सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर में जाके लेडी का वेट जो है वो मैसिवली बहुत एकदम से इंक्रीज होना स्टार्ट होता है। ठीक है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन हुआ फैलोपियन ट्यूब में, एम्ब्रियो जो है वो यूट्राइन कैविटी में एंडोमेट्रियम में जाके अटैच हो गया, इम्प्लांटेशन हो गया। अभी वो सिर्फ शेप लेना स्टार्ट करता है, धीरे धीरे ग्रो करता है, अटैचमेंट बनाता है, ठीक है, अम्बिलिकल कॉर्ड का फॉर्मेशन और प्लाजेंटा का फॉर्मेशन, ये पूरा प्रोसीजर चलता है। तो इस समय जो है लेडी का इतना कोई वेट जो है वो बढ़ता नहीं है। दूसरा, सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर के दौरान लेडी का वेट बढ़ना शुरू करता है। क्यों? क्योंकि बच्चे की ग्रोथ जो है वो होना स्टार्ट हो जाती है, और जैसे जैसे बच्चा ग्रो करता जाता है माँ का वजन जो है वो भी बढ़ता जाता है साथ। अगर किसी कारण से माँ का वजन नहीं बढ़ रहा है,
तो एक ये बहुत ज्यादा रिस्क फैक्टर हो सकता है कि क्या रीजन है जिसकी वजह से माँ का वजन नहीं बढ़ रहा है, तो वो आपको रूल आउट करना पड़ेगा इन्वेस्टिगेशन करवा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, दिमाग में आता है कितना वेट बढ़ना चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान एक महिला का, ठीक है। तो पूरी प्रेगनेंसी के दौरान महिला का अप्रोक्सीमेटली 10 से लेके 11, ठीक है, 10 से लेके 11 kg तक वेट जो है वो बढ़ना चाहिए। क्लियर? अगर कोई लेडी प्रेगनेंसी से पहले, बिफोर प्रेगनेंसी, उसका वेट बहुत कम था, अंडर वेट थी, वो 46, 45, 43 की रेंज में चल रही थी, और प्रेगनेंसी के दौरान उसका 11 से भी ज्यादा वेट चला गया, तो भी नॉर्मल माना जाएगा। कई बार 15, 16 kg तक लेडीज जो है वो वेट पुट ऑन कर लेती हैं। तो वो डिपेंड करता है कि प्रेगनेंसी से पहले लेडी का हेल्थ स्टेटस कैसा था, वेट कैसा था उसका। क्लियर? तो वेट कितना बढ़ रहा है, रेगुलर हर विजिट में महिला का वेट चेक करना जरूरी है, उसका वेट बढ़ना जरूरी है, जिससे कि ग्रोथ ऑफ बेबी का आइडिया आपको लग जाए कि हो रहा है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग कि हाइट ऑफ अ फीमेल जो सिर्फ एक विजिट में ही करना होता है, हर बार नहीं कर सकते, क्योंकि हर बार लेडी की हाइट नहीं बढ़ सकती है, ठीक है। हाइट को चेक करना क्यों जरूरी है? हाइट, अगर कोई लेडी की हाइट बहुत ज्यादा शॉर्ट है, 4 है, 4.5 है, ठीक है, उसकी हाइट, तो इस दौरान उसको कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। कैसा कॉम्प्लिकेशन आ सकता है कि पेल्विस, फीमेल पेल्विस, नॉर्मल डिलीवरी में पेल्विस के बारे में पता है आप लोगों को? जी मैम, पता है? फीमेल पेल्विस जो बोनी पार्ट होता है, जो बोनी पार्ट होता है, उसी से बच्चा होते हुए बाहर की तरफ निकलता है। अगर वो बहुत ज्यादा नैरो है, पिक्चर है किसी तरीके का, ठीक है, तो उस कंडीशन में बच्चा अंदर फंसने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसे केसेस में हमें हाइट से पता चल सकता है। मैडम संजीव कुमार को म्यूट करें प्लीज पहले। संजीव कुमार जी म्यूट करें, ठीक है। तो हमें एक प्रोग्नोसिस हम बना सकते हैं कि इस लेडी की नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है या नहीं हो सकती है। क्लियर? हाइपरटेंशन की बात करूं कि प्रेगनेंसी के दौरान फीमेल सबसे ज्यादा हायर रिस्क पे कौन सी फीमेल होती हैं जिनका बीपी शूट अप करना स्टार्ट कर जाता है, जिसे हम टर्मिनोलॉजी हम बोलेंगे। अगर किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे या रिपोर्ट पे आप देखें ऐसी महिलाओं का, तो क्या लिखा होता है? PIH, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। इसका मतलब होता है कि प्रेगनेंसी से पहले उसको ब्लड प्रेशर की शिकायत नहीं थी, लेकिन प्रेगनेंसी की वजह से उस लेडी का जो प्रेशर है, ब्लड प्रेशर या आर्टीरियल प्रेशर जो है वो बढ़ गया है और वो हाइपरटेंसिव कंडीशन में जा चुकी है। ठीक है, तो हम टर्मिनोलॉजी क्या यूज करेंगे? PIH, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। क्लियर? क्लियर है? क्लियर है? हाँ मैम, कुछ लेडीज को शुगर और पाइल्स का भी कुछ प्रॉब्लम होता है मैम। अब ऐसी महिलाएं जिनको प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड शुगर लेवल बढ़ गया है, तो उसके लिए हम टर्म क्या यूज करेंगे? जेस्टेशनल डायबिटीज। ठीक है, उसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे जेस्टेशनल डायबिटीज। मतलब कि प्रेगनेंसी के दौरान उसका ब्लड शुगर लेवल जो है वो एकदम शूट अप कर गया, और प्रेगनेंसी से पहले ऐसी महिला को ब्लड शुगर की कोई शिकायत ही नहीं थी। ठीक है, तो हम उसे बोलते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज। ये क्यों होता है? ये इसीलिए होता है कि बेबी बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है सारे ऑर्गन्स पर। यूट्रस, देखो यूट्रस क्या होता है? एक पेल्विक ऑर्गन होता है। ठीक है, पेल्विक ऑर्गन समझ गए आप? पेल्विक ऑर्गन का मतलब समझिए? नहीं मैम, नहीं समझाइए मैम, नहीं समझे मैम। एक बार समझा। क्या बोल रहे हैं मैम? समझाइए मैम, नहीं समझे मैम, पेल्विक ऑर्गन समझाइए मैम। ठीक है, पेल्विक और पेल्विक बोन पता है आप लोगों को? यस मैम। जी मैडम, मालूम है। हड्डी जिसे हम बोलते हैं। जी मैडम, पेल्विक ऑर्गन नहीं है, वेजाइना है, उसके बाद सर्विक्स है, ओवरी है, यूटेरस है, किडनी है। देखो, पेल्विक ऑर्गन मतलब जो कूल्हे की हड्डी की जो मैं बात कर रही हूँ, आप लोगों ने एनाटॉमी में पढ़ा होगा, उसको हम पेल्विस बोलते हैं। वो कैसा होता है? एक केज की तरह होता है, इस तरीके से होता है। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ ऑर्गन होते हैं। क्लियर? अब इनके अंदर कौन कौन से ऑर्गन आते हैं? तो पहला हम बोले रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में तो यूट्रस आता है, फेलोपियन ट्यूब, ओवरीज, ये सारे ऑर्गन्स आते हैं। जब प्रेगनेंसी होती है
तो यूट्रस जो है वो पेल्विक बोन के अंदर होता है, मतलब पेल्विक ऑर्गन होता है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बढ़ता जाता है वो पेल्विक ऑर्गन ना रह के यूट्रस पेल्विक ऑर्गन नहीं बचता है, क्योंकि यूट्रस भी ग्रो करता जाता है। तो वो कौन सा ऑर्गन बन जाता है? एब्डोमिनल ऑर्गन। ठीक है, कैसे? पेल्विस में था, बच्चा ग्रो करा, तो सीधी सी बात है कि यूट्रस भी ग्रो करेगा। करेगा यूट्रस ग्रो? यस मैम। ठीक है, तो यूट्रस ग्रो करेगा। मैं उसकी इमेज भी आप लोगों को दिखा दूंगी कि कैसे वो एब्डोमिनल ऑर्गन होता है। तो वो आंतों को प्रेस करना स्टार्ट करेगा, वो हार्ट को प्रेस करना स्टार्ट करता है। 9वें महीने में महिलाओं को जो है वो सांस लेने में दिक्कत आने लग जाती है। वो क्यों आती है? क्योंकि यूट्रस इतना ग्रो कर जाता है कि जो डायफ्राम वाला एरिया होता है, ठीक है, वो डायफ्राम को प्रेस करता है, ऊपर की तरफ दबाना शुरू करता है, क्योंकि उसको अपने लिए जगह बनानी है, बच्चा ग्रो कर रहा है। तो जब जगह बनाता है तो वो सारे ऑर्गन को ऊपर की तरफ प्रेस करना स्टार्ट कर देता है, दबाना, जगह बना। जैसे बस में बहुत भीड़ हो तो आप कैसे अपनी जगह बनाते हैं? धक्का धुक्की देके एक दूसरे को दबाना शुरू करते हैं। इसी तरीके से जब यूट्रस में बेबी ग्रो करता है तो वो सारे ऑर्गन को प्रेस करना स्टार्ट कर देता है। तो वो कहीं ना कहीं हार्ट को और लंग्स को भी प्रेस करता है। इसलिए लेडी को ब्रीथलेसनेस, डिस्निया की कंप्लेंट, सांस लेना में दिक्कत होना, सांस फूलने की दिक्कत जो है वो शुरू हो जाती है। क्लियर? तो इस तरीके से यूट्रस जो है वो पेल्विक ऑर्गन से एब्डोमिनल ऑर्गन हो जाता है। और जैसे ही 9वें महीने में लेडी पहुंचती है, उसका बच्चा नीचे की तरफ खसकना शुरू करता है। तो डायफ्राम के ऊपर से प्रेशर रिलीज हुआ और लेडी को सांस लेने में जो दिक्कत आ रही थी वो अपने आप चली जाती है। इसके लिए कोई दवा की जरूरत नहीं होती है। अब ब्रीदिंग में अगर प्रॉब्लम आ रही है प्रेगनेंसी के दौरान, तो दवा हमें कब देनी है? जब उसका हीमोग्लोबिन बहुत लो है। तो ऐसी महिलाएं जिनका प्रेगनेंसी के दौरान हीमोग्लोबिन बहुत लो होता है, तो भी उन्हें ब्रीथलेसनेस की कंप्लेंट जो है वो स्टार्ट हो जाती है। थोड़ा सीढ़ी चल रहे हैं तो दिक्कत आ रही है सांस लेने में, सांस भर रही है। ठीक है, तो आपको ये सब डिफरेंशिएट करना आना चाहिए कि कौन सी चीज नॉर्मल है और कौन सी चीज एबनॉर्मल है प्रेगनेंसी के दौरान। क्लियर? किसके लिए दवा की जरूरत है और किसके लिए दवा देने की जरूरत नहीं है। क्लियर? ठीक है। जेस्टेशनल डायबिटीज में क्योंकि जी बोले अशरफ हुसैन जी। मैम पैरों में स्वेलिंग और अभी कुछ आती है मैम, उसके बारे में बिल्कुल वो भी समझना है आपको। यस मैम। यस मैम। ठीक है, प्रेगनेंसी के दौरान वो प्रेगनेंसी चैप्टर ही अलग है, पर आज इंट्रोडक्टरी इसलिए मैं सिर्फ सारे टॉपिक मिक्सअप कर रही हूँ, कल से प्रॉपर क्लास चलेगी। ठीक है, प्रेगनेंसी के दौरान मेरे ख्याल से आप लोगों की क्लास खत्म हो गई है। यस मैम, टाइम हो गया मैम। कल मैं आपको इडीमा के बारे में स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूंगी। नॉर्मल और एबनॉर्मल इडीमा क्या होता है वो मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कि थैंक यू मैम, बहुत अच्छा पढ़ाते हो मैडम। थैंक यू। थोड़ा सा पार्टिसिपेट मैम। थैंक यू मैम। लड़ाना कर मैडम। क्लास डेली चलेगी मैडम जी? क्लास डेली चलेगी अभी 11 बजे से? हाँ जी रोज चलेगी। कृपया सभी लोग शांत रहे। तेरी